जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 30 मई है। आज भारत मां के एक वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह जी की पुण्यतिथि है। सरदार किशन सिंह जी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सरदार किशन सिंह जी के पौत्र और भगत सिंह के भतीजे, स्वतंत्रता सेनानी कुलतार सिंह जी के सुपुत्र आदरणीय बड़े भाई किरणजीत सिंह जी। भाई साहब, जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं भाई साहब? सब अच्छा है सहारनपुर में? जी, सब कृपा है जी, बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो आज आपसे आपके दादाजी सरदार किशन सिंह जी के बारे में जानेंगे भाई साहब जी। तो बहुत बार आपसे मुलाकात होती है, मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जी। आज उनकी पुण्यतिथि है और वो ना सिर्फ भगत सिंह के पिताजी थे बल्कि अपने आप में स्वयं भी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। वे स्वयं भी क्रांतिकारी थे जी। तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे दिन में सूरज निकलता है तो बाकी जो सितारे हैं ना आकाश में वो दिखाई नहीं देते। ऐसा ही कुछ आपके परिवार के साथ भी है कि इसमें भगत सिंह वो सूरज जन्मे कि बाकी फिर जो सितारे हैं, चाहे आपके दादाजी सरदार किशन सिंह जी हों, चाहे भगत सिंह जी के फिर चाचा सरदार अजीत सिंह जी हों, चाहे चाचा स्वर्ण सिंह जी हों और चाहे दादा सरदार अर्जुन सिंह जी हों, उनकी बात नहीं हो पाती है। तो आज हम आपसे भगत सिंह जी के पिताजी और आपके दादाजी सरदार किशन सिंह जी के बारे में जानना चाहेंगे। भाई साहब बताइए। जी, आपने जैसे जिक्र किया, उनका देहावसान आज के दिन 30 मई 1951 को हुआ था जी। वो साहस और बलिदान की प्रतिमूर्ति थे और उनका पूरा जीवन संघर्षों में रहा। जो परंपरा महर्षि दयानंद जी ने सरदार अर्जुन सिंह जी को दी थी, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए तीनों भाई सरदार किशन सिंह, उनके छोटे भाई अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह, तीनों देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के रास्ते पे आगे बढ़े जी। और पूरा जीवन उन्होंने इसमें अपना होम दिया। चाहे वो भारत माता सोसाइटी के गठन की बात हो, चाहे किसान आंदोलन हो और जो विद्रोह के लिए नौजवानों को तैयार करने की बात हो, तो जीवन भर वो इसी में लगे रहे। उनके पिताजी ने उन्हें साईंदास एंग्लो स्कूल में जालंधर में शिक्षा दिलवाई थी। जी जी। और उसी से देशभक्ति की उन्हें प्रेरणा मिली। और उनके जो मित्र थे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत लंबी सूची है जो जिनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया। और देश की जो जो समस्याएं तब आई, चाहे वो विदर्भ में अकाल पड़ा हो, चाहे गुजरात में अकाल और दूसरे संकट हो, कांगड़ा में भूचाल हो जी, या 1905 में झेलम में बाढ़ आई हो कश्मीर में, हर जगह समाज सेवा के कामों में भी वो आगे रहे। और विदर्भ से और गुजरात से बहुत से अनाथ बच्चों को वो साथ लाए, जिनके लिए उन्होंने फिरोजपुर में एक अनाथालय स्थापित किया। और इसके साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में वो लगे रहे, कई बार जेल यात्राएं की। और उन्होंने सरदार अजीत सिंह जी को 1909 में ये परामर्श दिया कि दोबारा आपको पकड़ के सरकार अंदर लंबे समय के लिए कर देगी, तो आप बाहर से संघर्ष करें। और सरदार अजीत सिंह जी की अनुपस्थिति में सरदार स्वर्ण सिंह जी के बलिदान के बाद अकेले ही उन्होंने उस यज्ञ को जारी रखा जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शुरू किया गया था। और ये उन्हीं की प्रेरणा थी कि उनके सब बच्चे इसी मार्ग पे आगे बढ़े और संघर्षों से उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जी। उन्हें यातनाएं दी गई, उन्हें टकटकी पे खड़ा करके नंगे धूप में सजाएं दी गई,
इसके बावजूद उन्हें फालिज हो गया, उसकी वजह से अधरंग हो गया। जी जी। फिर भी वो हारे नहीं और उन्होंने उस संघर्ष को आखिरी दम तक आगे बढ़ाया। जी। निश्चित रूप से एक पिता पुत्र से जैसे प्यार करता है, उसी तरह उन्होंने सरदार भगत सिंह का जीवन बचाने के लिए एक पिटीशन दायर करने की बात की। सरदार भगत सिंह जी ने उन्हें कहा, आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, लेकिन परीक्षा की इस घड़ी में पिताजी मुझे अफसोस है कि आप फेल हो गए हैं। तो आप जाके सार्वजनिक तौर पे इस बात को कहें कि ये बात जो है ये उचित नहीं थी और सरदार भगत सिंह ने इसे मना किया है। तो ये उनका बड़प्पन था, महानता थी कि उन्होंने आके प्रेस में बयान दिया, सारी बात को जनता के सामने रखा। जी जी। और वो संघर्ष, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति थे और साहस के भी बहुत धनी थे। उन्होंने सारे घटनाक्रम को अपने सामने देखा और जिया, जिसमें सरदार भगत सिंह की फांसी का सारा कांड हुआ। और जब उन्हें नहीं मिलने दिया गया तो बहुत बड़ी सभाएं उन्होंने बाहर अंतिम भेंट के दिन की जी। हजारों लोगों को संबोधित किया। हाँ। लेकिन अपना संतुलन नहीं खोया और उनका यह मानना था कि एक भगत सिंह को देखने और मिलने हम आए हैं, ये ना हो कि हम बहुत सारे और भगत सिंह यहाँ देख के चले जाएं। हाँ हाँ। तो उन्होंने इस बात का बहुत गौर रखा। एक अवसर आया कि उन्हें कहा गया कि आप विधानसभा के चुनाव में खड़े हों। तो लेकिन कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की, सोहन सिंह भकना की इच्छा थी कि किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाए जो जेल में बंद थे। तो उन्होंने उनके लिए सीट छोड़ दी। जी जी, 1937 की बात है ये। जी, बाद में एक उपचुनाव में राय बहादुर विसाखा सिंह के खिलाफ पिटीशन हो गई थी, तो अमृतसर की सीट खाली हुई। तो उस पर उन्हें खड़ा किया गया कांग्रेस की तरफ से। वो निर्विरोध निर्वाचित हुए और जो गाड़ी वगैरह उन्हें दी थी एक वहां के बार के अध्यक्ष ने, केशव राम सीकरी जी ने, तो चुनाव के बाद उन्होंने उसे वापस कहा कि भाई अब काम हो गया और मैं इसे वापस करना चाहता हूं। तो सीकरी जी ने कहा कि तो गाड़ी अब आपकी है। तो सरदार किशन सिंह जी ने वो कार कांग्रेस कमेटी को भेंट कर दी और कहा कि ये मेरे किसी काम की नहीं है। कमाल की तो मतलब वो बिल्कुल निर्लिप्त भाव से जिए और उन्होंने बहुत ही अपना जीवन जो है बहुत ऊंचे आदर्शों के साथ बिताया। तो आज उनकी पुण्यतिथि है और 2 दिन बाद माताजी की भी पुण्यतिथि है। हाँ जी। इसमें भाई साहब एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जिसकी चर्चा की, वो पिटीशन वाली बात, वो दर्शकों तक थोड़ा सा उसकी विस्तार से जानकारी हो तो वो अच्छा रहेगा। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, आप मुझे आज्ञा दें। निश्चित रूप से। मैंने वो पिटीशन जो सरदार किशन सिंह ने फाइल की थी स्पेशल ट्रिब्यूनल के आगे, मैंने वो पिटीशन पढ़ी जी। तो चूंकि मैं भी ऐसा सोचता था कि शायद भगत सिंह को बचाने के लिए पिताजी ने कहीं पिटीशन के नाम से ऐसा सोचते थे जैसे उन्होंने कुछ माफी मांगी है, पर ऐसा कुछ तो था नहीं। उस पिटीशन में 4 पैरा हैं। अच्छा जी। पहले 3 पैरा में वो सरकारी गवाहों के खोखलेपन को उजागर करते हैं कि कैसे वो गवाह तैयार किए गए, झूठे गवाह तैयार किए गए, और बहुत ही टेक्निकली इस चीज को वो एस्टैब्लिश करते हैं जी। और वो पिटीशन उनकी ये कहती है कि या तो ये ट्रिब्यूनल मुझे मौका दे कि मैं उन गवाहों को क्रॉस एग्जामिन कर लूं, हमारे वकील क्रॉस एग्जामिन करें, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथियों ने तो उनको एग्जामिन किया नहीं जी। और वो बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को साबित करते हैं कि झूठे गवाह हैं। एक ही चीज उसमें ऐसी थी जो शायद क्या जो सच नहीं थी, जिसमें किशन सिंह जी ने लिखा कि भाई सांडर्स वध के दिन भगत सिंह कलकत्ता में थे। पर इस बात को हम गलत नहीं कह सकते जी। मराठा वीर छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब की कैद से निकलने के लिए बीमारी का बहाना किया था। बिल्कुल सही। कि कैसे वहां से निकलना है, क्योंकि उस युद्ध को जारी रखना है।
जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरदार किशन सिंह वो योद्धा थे जिनका ऐसा 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 विश्वास था कि हम जिंदा रह के दुश्मन से लड़ेंगे। बिल्कुल। तो वो अपने बेटे को उस पुत्रमोह में बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक योद्धा को लड़ने के लिए बचाने का एक प्रयास था। बिल्कुल ठीक। और जब भगत सिंह पत्र लिखते हैं अपने पिता को जवाब में, जिसका आपने जिक्र किया कि कहा भगत सिंह ने कि आप इस इम्तिहान में फेल हो गए, वो तो एक्सट्रीम है ना, भगत सिंह के आइडियलिज्म का वो तो बहुत एक्सट्रीम है। बिल्कुल। और उसी पत्र में भगत सिंह ये भी तो लिखते हैं, मैं जानता हूं कि आपने सारा जीवन इस देश की आजादी के लिए दिया है, आप बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं। जी जी जी। तो शायद दोनों के आदर्श रास्ते अलग थे। एक स्वयं को मिटा के 1000 भगत सिंह पैदा करने चले थे, और पिता अपने भगत सिंह को बचा के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए चल रहे थे। शायद कुछ ऐसा था। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। जी भाई साहब, आगे आगे बताएं भाई साहब। तो उनके जीवन से आज के लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह देश प्रेम के लिए, देश को आगे रखने में मतलब किस हद तक आदमी जा सकता है। जी। सरदार किशन सिंह जी इसका बहुत बड़े उदाहरण है। हाँ। और संघर्षों से कभी घबराए नहीं। जी। और इस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। खटखड़ कला में उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ली। हाँ हाँ। एक महत्वपूर्ण, एक बड़ी ही प्रेरक प्रसंग है, आपसे मैं जानना चाहूंगा। जी। उन्होंने इंश्योरेंस का काम किया, बहुत पैसे इसमें कमाए भी। एक बार तो एक वो नमक की का भी उन्होंने बिजनेस किया, पूरा वैगन उन्होंने खरीदा और बहुत पैसे कमाए। लेकिन सारा सब कुछ इस देश की आजादी के लिए लगाते चले, और हालत यहां तक आई कि घर की कड़ियां, खिड़की, दरवाजे तक भी बेच देने पड़े। ऐसा दौर आया। बिल्कुल ठीक बात। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए भाई साहब आप। काफी जमीन थी हमारी वहां, बंगा में। हाँ जी। और बाद में एक एस्टेब्लिश कर लिया था अपना घर और फार्म वहां, खासरियां गांव था। हाँ, लाहौर के पास। लाहौर के पास, रावी पार करके। हाँ हाँ। तो लेकिन अगर आपके पास जमीन जायदाद है, सारे घर के पुरुष अगर जेलों में हों, तो खाने पीने की, आटे दाल की भी मतलब तंगी हो जाती है। जी जी जी। और उस स्थिति को उन्होंने देखा। और तन मन धन से जिस तरह उन्होंने देश के लिए काम किया, जैसे आपने अभी जिक्र किया, बीमा का कारोबार उनका बहुत अच्छा था। पिताजी सदा जिक्र करते थे, कुलतार सिंह जी, कि उनका बहुत अच्छा काम था, नमक का भी काम था, लेकिन इतना समय ही नहीं था कि देश के बाद वो किसी और चीज के बारे में सोच सकें। जी जी जी। और उन्होंने मतलब अंतिम क्षणों में वो ये गुनगुनाया करते थे, दीनदयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। ओहो हो, एक बार फिर से पढ़ें ये बात, तो बहुत बहुत ही कमाल की बात है। जी, मतलब इतने संघर्षों के बाद जब एक पुत्र खो दिया, भाई खो दिए, और पाकिस्तान बन गया, तो फिर वो अंतिम दिनों में ये गुनगुनाया करते थे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। कमाल की बात है। सरदार किशन सिंह जी अपने जीवन के अंतिम समय में ये गुनगुनाया करते थे। ये वो जमाना था जब कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह जी भी जेल में हुआ करते थे। जी, जेल में थे। जी जी जी, बिल्कुल। उनको भी जी भाई साहब। तो बड़े संघर्षों के बाद उन्होंने वो सारा जीवन उन्होंने बिताया। और कभी उस चीज का मतलब तकलीफ नहीं मानी कि भाई देश के लिए हमने इतना कुछ किया। हाँ जी। जब नेपाल गए, वो भी एक बड़ी घटना थी। जब नेपाल गए, शायद सूफी अम्बा प्रसाद भी साथ थे, नंदकिशोर मेहता भी साथ थे। जी। वहां एक चीज में आपको फिर बीच में टोक रहा हूं, और ये दर्शकों के लिए बताना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। जो पहली किताब मैंने शहीद आजम भगत सिंह के बारे में पढ़ी थी, वो आपकी बड़ी बहन वीरेंद्र सिंधु जी की लिखी वो ग्रंथ युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे थी।
जी। और मैं आपको बताऊं, आज सुबह भी मैं ये रिकॉर्डिंग करनी थी तो मैंने सोचा कि पिताजी की बात हो या माताजी की, यानी कि भगत सिंह के माता पिताजी की जब बात हो तो जी जी। उनके बारे में जानने का जो स्रोत है, युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे से बढ़िया कहीं मिलता नहीं है उनमें। नहीं नहीं है जी, बिल्कुल ठीक बात है। और बड़े भाई, मैं आपको बताऊं कि मैंने जब जब भी उस किताब को मैं पढ़ता हूं ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आंसू ना ढलके हों। जी। इतना मन भारी कर देती है वो परिवार, आपका परिवार, कितनी बड़ी तपस्या, कितनी बड़ी साधना इस खानदान की रही है। तो मैं भावुक हो जाऊंगा फिर से, तो मैं सीधा विषय पर लौट के आता हूं। जी। फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले और बाकी साथियों को फांसी भी हुई थी, हाँ जी। उस मुकदमे में जजमेंट में जिक्र आता है कि सरदार किशन सिंह ने 1,000 रुपए करतार सिंह सराभा को दिए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हैं? जी जी। 1,000 रुपए का तो प्रमाण मतलब मुकदमे में मिल गया। बिल्कुल। वो पता नहीं दिया तो कब कब कितना होगा। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी भाई साहब आप बता सकें। हाँ जी, वो जो गदर पार्टी के सब क्रांतिकारी आए, हाँ, तो और उन्होंने जो अपना जितने बच के कलकत्ता के बाद यहाँ पहुंच पाए, तो आजादी के लिए जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया और जिस तरह वो सेना की छावनियों में भी गए, हाँ, और विद्रोह की ज्वाला भड़काने का प्रयास किया, हाँ, हाँ, तो सरदार किशन सिंह जी का भी पूरा उसमें योगदान रहा। हाँ, हाँ। और जैसे आपने अभी जिक्र किया कि 1,000 रुपए, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, जब महीने की तनख्वाह 10 रुपए 12 रुपए होती होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ। तो वो आर्थिक तौर पे भी उन्होंने उनकी मदद की और कोशिश की कि जो जिस ध्येय को लेके करतार सिंह सराभा और उनके साथी आए हैं, वो उसमें कामयाब हो सकें। और पूरा उनका उस संघर्ष में भी योगदान रहा। और उनके पूरे साथी, लाला हरदयाल तो थे ही, हाँ, हाँ, भारत माता सोसाइटी की बैकग्राउंड से, हाँ जी, और वो संस्थापकों में से थे गदर पार्टी के। तो इस तरह से काफी उनका योगदान उस समय भी रहा और पूरी सक्रियता से रहा। एक और घटना मैं आपसे जानना चाहूंगा, और मुझे बहुत मूव करती है वो बात भी जी। जब दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक में बम फेंका गया जी, और 4 लोगों को फांसी हुई थी, मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को। पर उस पूरे घटनाक्रम के जो सूत्रधार थे रास बिहारी बोस, हाँ जी, वो दिल्ली से बचकर निकलकर पंजाब पहुंचते हैं। ठीक। और मेरी जो जानकारी है, जो पढ़ने में आया, वो वहां उनके रहने की व्यवस्था सरदार किशन सिंह जी करते हैं। जी, जी। और कहां करते हैं, वो है असल बात, कमाल की बात। कपूरथला के क्रांतिकारी रामसरन दास जी, रामसरन दास जी को किशन सिंह जी कहते हैं कि मदद करने को। और रामसरन दास जी की पत्नी वो रास बिहारी बोस की पत्नी के वेश में, अच्छा जी, और वो कहीं रहते हैं। तो जहां आज उस क्रांति पिता सरदार किशन सिंह जी को तो हम याद कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ रामसरन दास, जिन्होंने ये साधारण बात नहीं थी भाई साहब, कितना बड़ा सामाजिक कलंक अगर पकड़े जाते तो कोई क्या कहता। तो वो देवी कैसे तैयार हुई जहां पे वो रही, वो 2-3 महीना उनको वहां पे रास बिहारी बोस को बचाए रखा। और कितना महत्वपूर्ण इस देश के लिए हुआ रास बिहारी बोस का बचाना, कि आगे चल के वही रास बिहारी बोस जापान में जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं, जिसका चार्ज बाद में सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी भाई साहब बताइए आप। जी जी। ये जो यहाँ एक लोग इकट्ठे हुए थे जब वो किंग्सवे कैंप में, हाँ, सब लोग राजा महाराजा आए थे जब कोरोनेशन का। हाँ, 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 हाँ,
तो उस समय से ही इनकी सक्रियता रही सरदार किशन सिंह जी की। जी जी। ये यहाँ पे जितने देसी राजा महाराजा आए थे, हाँ हाँ। सब लोगों को ये मिले उनके कैंप्स में जाके। हाँ हाँ। और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि अंग्रेजों का साथ छोड़ के हाँ हाँ। हम अपना स्वराज कायम करें। हाँ हाँ। और उसी कड़ी में ये जो आपने जिक्र किया अभी रास हाँ बिहारी बोस जी का, हाँ हाँ। तो ये भी उसी के अगली तरफ बात आती है जी। जी जी तो, जी 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 जी। तो उनके बहुत से जीवन के पहलू अनछुए हैं। हाँ हाँ। लेकिन जिस समय और जिस वक्त को भी हम छेड़ के देखें, तो हर समय वो किसी न किसी ऐसी गतिविधि में लगे थे हाँ हाँ। जिससे देश आजादी के ज्यादा करीब जा सके। जी जी जी। बिल्कुल। एक वो जो आपने चर्चा की थी टिकटिकी की अभी कुछ देर पहले, हाँ थोड़ा सा जी। उसको भी विस्तार से बताइए दर्शकों के लिए, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी जी। वो पगड़ी के लिए जेल में जो उन्होंने बिल्कुल। संघर्ष किया, और वो टिकटिकी, वो दृष्टांत थोड़ा सा बताइए भाई साहब। इनके लिए कहा गया था कि भाई वो जिस जगह इन्हें बंद करना है तो पैर में डालते थे एक बेड़ियां। बेड़ियां, हाँ ताकि जिस तरह जानवर को बांधते हैं इस तरह बांधने के लिए। हाँ हाँ। तो उन्होंने उसका विरोध किया, तो खैर उसके लिए तो उन्हें कह दिया गया कि मान गए, अफसर के झुक गए। हाँ और जब वो अपनी बैरक में गए तो उन्हें वहां पर काल कोठरी में हाँ। वहां पर उन्हें कहा गया कि आप टोपी पहने। टोपी पहने। तो सरदार किशन सिंह जी ने कहा कि नहीं, मैं पगड़ी पहनता हूं हाँ हाँ। और मुझे यही प्रोवाइड की जाए। हाँ अब जी। सरकार के सामने मुसीबत ये थी कि अगर एक कैदी को वो पगड़ी की अनुमति देते हाँ हाँ। तो फिर सब बाकी भी क्लेम कर सकते थे। हाँ हाँ। तो इसी से उनका विवाद बढ़ा, और उस विवाद के बाद उन्हें वो टिकटिकी पे लगाया गया। हाँ। और पूरा धूप के दिनों में पूरा दिन उन्होंने उसे बर्दाश्त किया और उफ तक नहीं की। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि उन्हें पहला फालिज का अटैक तब हुआ। हाँ हाँ। हाँ। तो इस तरह से लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जी। और जब उन्हें छोड़ा गया हाँ स्वास्थ्य के आधार पे, हाँ। तो बहुत जल्दी वो फिर ठीक हो गए हाँ। और अपने उसी संघर्ष में लग गए। जी जी जी। आपने जैसे बताया कि सामाजिक कार्यों में भी वो शुरू से ही अग्रणी रहे। बिल्कुल जी। वो अकाल आपने जैसे विदर्भ का या गुजरात का हाँ बताया, जी। और कांगड़ा का भूकंप हो या झेलम की बाढ़ हो। हाँ जी। एक और बड़ी दिलचस्प सी बात है, वो जब कुलबीर सिंह जी, कुलतार सिंह जी ये जब जेल में बंद थे, तो आपकी बुआ जी अमर हाँ कौर जी। जी इनको छुड़ाने की कोई स्कीम बना रही थी। और वो जब आपकी छोटी बुआ सुमित्रा को पता चला, तो उन्होंने जाके पिताजी को बता दी, किशन सिंह जी को। वो अगर कथानक ध्यान हो तो थोड़ा सा उस पर चर्चा करिए। बहुत ज्यादा स्मरणीय है मुझे। लेकिन उन्होंने उन्हें बता दिया था जी, बिल्कुल ये बात सही है। हाँ, तो जी, मैं उसके बारे में मैंने युगदृष्टा में ही पढ़ा। अच्छा जी। तो उसमें बहन जी लिखती हैं, वीरेंद्र जी, क्योंकि वीरेंद्र जी ने बहुत समय बिताया है ना, बहुत जी। उन्होंने वो सरदार किशन सिंह जी के साथ भी हाँ हाँ बचपन में रही हैं। हाँ। वो जी लिखती जी। हैं, आपकी बड़ी बहन वीरेंद्र जी लिखती हैं कि मुझे स्कूल में छोड़ के आते थे जी सरदार किशन सिंह जी, दादाजी। जी 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 जी। और मेरा खाना लेके, वो जब वो बीच में लंच ब्रेक होता था तो लेके आते थे, और वहीं बैठ के स्कूल में कहीं पेड़ के नीचे अपने हाथों से खिलाते थे अपनी पोती को। जी जी जी। तो उनकी स्मृतियां व्यक्तिगत थी। बिल्कुल। तो वो बताती हैं कि जब सुमित्रा गई अपने पिताजी के पास और बताया कि देखिए ऐसे ऐसे वो बड़ी बहन कुछ ऐसा बड़ा कांड करने जा रही है और मुसीबतें टूटेंगी इस परिवार पे और भी। जी 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 जी। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, उसको मेरे पास भेजना। जी जी। और जब अमर कौर जी पहुंची तो पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, अब मेरा शरीर बूढ़ा भी हो गया है और बीमारी के कारण कमजोर भी है। जी जी।
अब की बार अगर पुलिस की मार पड़ती है, अंग्रेजों की मार पड़ती है, तो हो सकता है हिम्मत मेरी टूट जाए और मैं वो राज बता दूं अंग्रेजों को। इसलिए जी जी जी, अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो मुझे मत बताना, मेरे पास ये 500 रुपया है, ये ले जाओ और जो तुम्हारा मन करे वो करना। बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत ही निराली बात है। कैसे एक पिता, कितना बड़ा दिल रहा होगा उनका। बिल्कुल सही है। तो चलते चलते थोड़ा सा उनके अंतिम समय खटखट कला में जो रहा, वहां जो तकरीबन 3 साल से कुछ कम का समय वो रहे इस दुनिया में खटखट कला आने के बाद, तो वहां का जीवन कैसा था, कुछ बता पाएंगे? बहुत ज्यादा सक्रियता तो फिर तब नहीं थी, क्योंकि 48 के आसपास ही 1 साल भर के अंदर पिताजी ने, कुलबीर सिंह जी ने और दूसरे चाचाओं ने अपनी जमीनें बाहर तलाश की, अपने काम धंधे की तलाश में पंजाब से बाहर चले आए। तो माताजी और पिताजी दोनों ही वहां रहते थे। तो एक बुजुर्ग के नाते सम्मान तो था ही, उसी नाते से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और उन्हीं दिनों का आपने जिक्र बहन जी का किया है कि वो स्कूल लेके जाया करते थे। और बहन जी ने ये भी लिखा है कि वो बहुत ही विनम्र थे, बहुत प्यार करने वाले थे, बहुत प्यार करने वाले थे। और नाम से नहीं बुलाते थे, बीबी कह के बुलाते थे। तो हालांकि ये तो बहुत छोटी बालिका थी तब, तो बीबी कह के बुलाते थे। जी जी। और वहीं पर उनका अंतिम समय आ गया। और उसके बाद फिर माताजी ने बहुत बरस अकेले ही गांव में बिताए वहां पर। जी जी। तो आज ही का दिन था 30 मई वर्ष 1951, जब सरदार किशन सिंह जी इस धरती पर अपनी जीवन यात्रा संपूर्ण करके गए। जी। और आपने जो बताया उनके जीवन के बारे में, उसमें न सिर्फ जानकारी थी बल्कि भावनाएं भी थी, मानवीय भावनाएं। भाई साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर हम आपको इतनी जल्दी छोड़ने वाले भी नहीं हैं। अगली कड़ी में हम बात करेंगे आपकी दादी जी यानी भगत सिंह की वीर प्रसूता माँ विद्यावती जी के बारे में। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।